नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का BSPHCL का एग्ज़ाम दिसंबर के अंतिम वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने को संभावित है। तो ऐसे में समय बहुत ही कम बचा है आप सभी के पास एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है और आपका ये जो प्रैक्टिस सेट होता था ये बिल्कुल लाइव होता था, लेकिन अभी कुछ समय टाइम इशू रहने के कारण आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा डेली एक सेट का। ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। तो ये आपका सेट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का होता है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ये आपका सेट होता है। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी चैनल पे नए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक से पूरे सेट को आप रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कम समय में पूरे 100 सवाल यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका पूरा ही कंप्लीट करवाया जाता है और आपके एग्जाम तक सारे सेट को यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी को बता देते हैं, BSPHCL के अगर आप कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क का अगर आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बिल्कुल बना हुआ है। आप कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क का भी सेट रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ अकाउंटिंग क्लर्क के लिए भी आपका प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही जल्द उसका सेट। तो बिल्कुल आपके एग्जाम तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो सकता है हम कोशिश करेंगे आप सभी को रिवाइज करा दें, ठीक है, ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो यहाँ से आपको कुछ सुविधाएं प्राप्त हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो चलिए अब हम आज के वीडियो को यहीं पर शुरुआत करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से 1 से 100 तक पूरे सवाल को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और देखिए पहला आपका यहाँ पे सेक्शन है सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान से पहला प्रश्न क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो याद रखेंगे अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा निकलती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक निम्न में से किस राजवंश के शासक थे? तो याद रखेंगे अशोक राजवंश पूछा गया है तो ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। अगला सवाल देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू का चयन किया गया था, याद रखेंगे सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो समीक्षा करने का अधिकार अगर आता है तो याद रखेंगे आर्टिकल 137 के तहत ये आदेश दिया जाता है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का आंसर यहाँ पे क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया गया है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो कोच यहाँ पे आया है तो याद रखेंगे इन्हें पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला सवाल 6 नंबर बताना होगा, थिरुमलाई नायक्कार महल निम्न में से किस शहर में है? थिरुमलाई नायक्कार महल निम्न में से किस शहर में है? तो याद रखेंगे मदुरै किस शहर में? तो ये मदुरै शहर में स्थित है। क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्न में से किस वर्ष की थी? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछा गया है तो याद रखेंगे सन 1979 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का सवाल है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पूछा गया है क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो वो मंडल होता है ओजोन मंडल, याद रखेंगे, ठीक है, ओजोन मंडल। क्वेश्चन अगला करना है 9 नंबर का सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? याद रखेंगे 11.3%, ठीक है, 11.3%। क्वेश्चन अगला है 10 नंबर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो बांगरा सिंचाई परियोजना बांका दिया गया है, तो इसका सही सुमेलित नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ये बांगरा जो सिंचाई है ये बांका नहीं बल्कि मुंगेर में है, ये याद रख सकते हैं, मुंगेर में है, ठीक है। तो अब देखिए अगला इसका पार्ट तर्क शक्ति का है, तो इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारे सवाल को पूरा करेंगे। एक यहाँ पर आपको सीरीज दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के स्क्वायर को यानी कि जोड़ा गया है, प्राइम नंबर के स्क्वायर को यहाँ पर सभी में ऐड किया गया है क्रमिक रूप से। हल करेंगे तो राइट आंसर इसका सी निकल जाएगा, 211, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 12 का यहाँ पे आंसर। देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म संबंधित नहीं है, यानी कि विषम का इसमें चयन करना है, ठीक है, विषम का चयन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन अन्य में कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं दिया गया है, इसलिए अलग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल है। इसमें स्किल को 72 लिखा गया, तो कैरियर को क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, जो अपोजिट लेटर होता है, ठीक है, अपोजिट लेटर को यहाँ पर जोड़ना है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो लॉजिक है वो अपोजिट लेटर को ऐड करना है, तो कैरियर को जब ऐड करेंगे अपोजिट लेटर को 112 आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, घेटुला उसी प्रकार सुअर से संबंधित है जिस प्रकार बिलौटा का संबंध किससे है? तो देखिए बिलौटा के लिए याद रखेंगे बिल्ली, इसका संबंध किससे होगा, बिल्ली से होगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर। तो इसमें ये जो समुच्चय दिया गया है क्वेश्चन में, इसके आधार पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, इसके आधार पे यहाँ पर बताना है। तो जिस प्रकार ये आपका बॉक्स में दिया गया है, सेम इसी के आधार पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, सेम लॉजिक इसमें काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। अब देखिए कुछ आपको डायग्राम दिया गया है, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, तो इनमें कौन सा विकल्प इसको सही करेगा ये देखना है। तो देखिए पालतू के अंतर्गत दोनों आते हैं, पालतू के अंतर्गत कुत्ता भी और बिल्ली भी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ये अगला रहेगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी आकृति आएगी, ठीक है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो इस सवाल में ऑप्शन ए आपको रखना होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तब ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ओके 18 नंबर क्वेश्चन होगा, इनमें असंगत बताना है कौन है। क्वेश्चन में आपका बाघ है, हाथी, चिड़ियाघर और शेर दिया है। अब इसमें देखिए सबसे अलग इसमें कौन है, तो चिड़ियाघर इसमें सबसे अलग हो गया, क्योंकि ये तीनों आपके पशु हैं, जबकि ये सभी चिड़ियाघर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर सवाल है। देखिए इसमें कह रहा है कि किसे परस्पर बदला जाए तो ये सही होगा।
तो आपको 5 और 1 को परस्पर बदलना होगा इसमें, तब ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। इसमें बताना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी इन ऑप्शन में। देखिए ये सवाल दिया गया है, अब इसके आधार पे बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। तो जिस तरह ये आपका सीक्वेंस चल रहा है उस आधार पे ऑप्शन बी आपका सही यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, ये आकृति रखना होगा। तो ये था रीजनिंग। अब आपका अगला पार्ट सामान्य हिंदी से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दिया गया है कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार की चर्चा बताना है। तो याद रखेंगे इसमें ये आपका यमक जो दिया गया है इस अलंकार का यूज हुआ है। ठीक है, यमक का। अगला क्वेश्चन देखिए 22। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। शुद्ध वर्तनी यानी सही शब्द कौन सा है। अप्रत्याशित। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही से लिखा गया है, ये शुद्ध है अप्रत्याशित। 23 में देखिए क्वेश्चन है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, तो देखिए याद रखेंगे इसमें उपमा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया गया है उपमा। अगला सवाल 24। क्वेश्चन है श्रृंगार का तत्सम शब्द बताइए। श्रृंगार का तत्सम शब्द। तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत का मूल शब्द होता है, तो याद रखेंगे श्रृंगार इसका क्या है, तो तत्सम शब्द है। अगला सवाल 25। क्वेश्चन है कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में किसके अनुसार होता है रूपांतरण। तो ये रूपांतरण होता है कर्म के अनुसार। याद रखेंगे ये रूपांतरण कर्म के अनुसार होता है। अब देखिए कुछ आपका जनरल इंग्लिश से सवाल होगा। ठीक है, तो 26 का आंसर बताना है। ये जो आपका दिया है रिस्पेक्टेबल, तो इसका साइनो बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका साइनो बताना है। रिस्पेक्टेबल जो दिया गया है तो इसका साइनो बिल्कुल याद रखेंगे, ये जो कंटेनर दिया गया है ऑप्शन सी इसका साइनो हो जाएगा। 27 में वैनिटी का अपोजिट वर्ड बताना है। वैनिटी। ठीक है, तो वैनिटी का मतलब होता है मिथ्याभिमान या फिर गर्व, इस तरह का सेंस होता है। अपोजिट इसका उल्टा बताना है, तो याद रखेंगे ह्यूमिलिटी जो दिया गया है इसका मतलब होता है नम्र। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 है। देखिए इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है, यानी कि करेक्ट मीनिंग इनमें से कौन है। तो करेक्ट मीनिंग पहचानना है। तो ऑप्शन सी में ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, एक्विजिशन जो दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 29 और 30 में आपको फिलर्स है, इसे आपको भरना होगा। क्वेश्चन है लाइट इज देन साउंड। अब देखिए यहाँ पर देन है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा आपको। तो यानी कर रहा है कि लाइट फास्टर देन यानी साउंड से तेज है, तो यहाँ पे फास्टर भरना होगा, फास्टर देन। 29 का ऑप्शन ए करना होगा फास्टर। अगला देखिए 30 नंबर सवाल है द मैन फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो इसमें कौन सा विकल्प भरना सही होगा। तो यहाँ पर 30 में आंसर आपको सी करना राइट होगा, एम्प्लॉयड। द मैन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। अगला सवाल 31 होगा। अब देखिए कुछ सवाल आपको कंप्यूटर से भी आता है, तो यहाँ से अब कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा 31 से। तो 31 नंबर सवाल में आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है
क्रोम ब्राउज़र के वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो शॉर्टकट की पूछा गया है, याद रखेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला सवाल 32 करना है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है, बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा असत्य है। अब दो कथन है, दोनों में कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पहला कथन बिल्कुल सही होता है, जबकि दूसरा कथन ये गलत दिया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा यहाँ पर, पहला कथन सत्य और दूसरा कथन असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्वेश्चन है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार दर्शाते हैं, तो याद रखेंगे तीन, कितने डॉट, 3 डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाते हैं। तो 33 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम का। अगला सवाल 35। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है। वेब पेज को देखने के लिए, तो वेब पेज को देखने के लिए याद रखेंगे ब्राउज़र के रूप में इसे जाना जाता है, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए 36 नंबर सवाल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है। इनमें सामान्य पोर्ट कौन सा होता है, तो वो सामान्य पोर्ट याद रखेंगे 110 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर सवाल देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर को की ओर पुश करता है, तो याद रखेंगे ये आपका SMTP होता है, ऑप्शन डी जो दिया गया है SMTP। अगला क्वेश्चन 38 होगा, डिजिटल साउंड के रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो याद रखेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो होता है। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन 39 है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। लॉगिन और पासवर्ड का जो सत्यापन है उसे किस रूप में जानते हैं, तो याद रखेंगे उसे प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रमाणीकरण। क्वेश्चन अगला होगा 40 नंबर सवाल, और 40 का आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे उसे कॉलोसस कहा जाता है। ठीक है, कॉलोसस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपका टेक्निकल से सवाल यहां से होगा। ठीक है, तो 41 का आंसर करने के लिए, अब देखिए ये नोमेरिकल है, तो नोमेरिकल का हम आंसर करके सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसे स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका आप सोल्व करके निकालेंगे तो सही आंसर ए निकलेगा इसका 270 वाट। अब 42 बताना है, श्रेणी RL परिपथ में, अब बताइए इसमें R का वैल्यू कितना ओम होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी नोमेरिकल बेस्ड सवाल है, तो इसका राइट आंसर हल करने पे 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा।
चलिए अगला यहां से करते हैं 43 से आंसर। क्वेश्चन है स्क्रीन प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो याद रखेंगे चालक की सतह के पास होकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है 44। 44 में देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जटिल पारगम्यता के कारण तरंग में क्षय होती है क्यों? तो तरंग में क्षय इसलिए होती है, आपको याद रखना है, बाउंड इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन व रिएक्शन मुक्त स्पेस आवेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां सही होगा। अगला करना है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा गुण इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा गुण है जो इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे उच्च परस्पर जो परमिटिविटी दिया गया है इसमें ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 46 है। वह तापमान जिसमें कम होने पर पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे एंटो मैग्नेटिक जो हो जाता है तो उसे नील तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? नील तापमान। अगला क्वेश्चन 47 है। सेलों से ज्यादा वोल्टता खींचने के लिए उनमें क्या लगाया जाता है? अगर अधिक वोल्टता खींचना है तो उसमें याद रखेंगे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन अगला है 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है तो याद रखेंगे बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। अब 49 देखिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है तो इसे आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे राइट आंसर इसे ऑप्शन ए आएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर। हम अगला सवाल यहां से अब करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन से। विद्युत मशीन में विद्युत चुंबकीय के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या होता है? इसमें पसंदीदा सामग्री क्या होता है? तो याद रखना है इसमें शुद्ध लोहा पसंदीदा सामग्री होता है। क्वेश्चन अगला 51 है। क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य क्या होता है? पोल शू का कार्य क्या होता है? तो ये दोनों, पहला भी होता है दूसरा भी होता है, यानी इसका आंसर आपको सी करना होगा, एक तथा दो दोनों। अगला सवाल देखिए 52 है। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल्ड फील्ड कॉइल किससे जुड़ी होती है? फील्ड कॉइल किससे जुड़ी होती है? तो याद रखेंगे आर्मेचर के साथ ये श्रेणी में जुड़ी होती है। ठीक है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। अगला सवाल 53 है। किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्यों? तो शून्य लोड पर क्यों स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए? तो याद रखेंगे इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी, है ना। तो चलिए अगला सवाल 54 होगा। डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है? डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे नियत फ्लक्स मोटर भी कहलाती है ये। अगला 55 का आंसर 55। क्वेश्चन है किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है तो टॉर्क समान बना रहता है तो क्या होगा? टॉर्क समान बना रहता है तो क्या होगा? तो याद रखेंगे गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 56। अब ये देखिए न्यूमेरिकल है तो इसे हम आंसर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
56 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा आपका 200 वोल्ट। बताइए अगला सवाल 57 का। अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? अल्टरनेटर में पोर्टियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें होता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन। अगला 58 क्वेश्चन दिया गया है। ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत निम्न में से किस पे आधारित है? तो देखिए याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत जो होता है वो आपका होता है फैराडे का नियम। ऑप्शन ए में जो दिया गया है तो यही सही आंसर है। अगला देखिए 59 है। ट्रांसफार्मर क्रोड का आकार किस पे निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर क्रोड का आकार किस पे निर्भर करता है? तो याद रखना है आवृत्ति पर। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन होगा। 60 में क्वेश्चन दिया है, किसी निर्धारित इनपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर यदि समतुल्य त्रिज्या ट्रांसफार्मर के क्रोड की आधी कर दी जाए तो किस फैक्टर से प्राइमरी के टर्न संख्या में परिवर्तन किया जाए कि नो लोड धारा एक समान रहे? तो अगर ऐसा किया जाता है तो लोड धारा समान रहे तो सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर सवाल। क्वेश्चन है, डीसी मशीन में समान स्टॉल्स तथा धारा आर्मेचर चालक से प्रवाहित हो तो किसमें उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? किसमें उच्च होगा? तो उच्च होगा याद रखेंगे वेव वाइंडिंग में। ठीक है, उच्च होगा वेव वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन 62 का आंसर करना होगा अब। और सवाल देखिए दिया गया है, लैप बाइंडिंग में ब्रश की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के क्या होती है? तो याद रखेंगे ध्रुवों की संख्या के भी समान होती है। ठीक है, एक समान होती है। अगला देखिए 63 है। न्यूनतम कुंडलियों की संख्या 400 वोल्ट 6। अब यहाँ पर देखिए आपका कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। अधिकतम कंप्यूटेटर सेगमेंट को आच्छादित करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर बी होगा 160। ठीक है, क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 64 नंबर सवाल। यहाँ पे एंगल पूछा गया है, कुंडली को कितने एंगल शॉर्ट पिच किया जाता है? तो सवाल का आंसर याद रखना है। आपसे पूछा गया है कोण, तो एंगल यहाँ पर 36 डिग्री होता है। ऑप्शन बी। अगला 65 का आंसर करना है। क्वेश्चन दिया है, सिंक्रोनस जेनिथ में कॉन्वेंशनल रोटर बाइंडिंग की अपेक्षा विभाजित रोटर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है? अब इसका ऑप्शन देखिए, तो इससे होता है बेहतर डंपिंग होती है। ऑप्शन डी जो दिया गया है तो ये आंसर सही होगा, बेहतर डंपिंग होती है। अगला क्वेश्चन 66 है। एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सामान्य तरीका क्या है? एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का सामान्य तरीका क्या होता है? तो याद रखेंगे एयर ब्लास्ट कूलिंग। क्या होता है? एयर ब्लास्ट कूलिंग। नेक्स्ट सवाल देखिए 67 है। सिंगल फेज संधारित्र मोटर में यदि संधारित्र लघु पथित हो जाए तो क्या होगा? अगर लघु पथित हो जाता है तो क्या होगा? तो याद रखेंगे प्रारंभ नहीं होगी। ठीक है, प्रारंभ नहीं होगी। अगला सवाल 68। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है? इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी जो दिया गया है, वाइडेंज और घर्षण। ठीक है, वाइडेंज और घर्षण। क्वेश्चन 69 है।
प्रेरण मोटर के रोटर और स्टार्टर किसके बने होते हैं? रोटर और स्टार्टर किसके बने होते हैं? तो याद रखेंगे लेमिनेटेड कोर का। ठीक है, लेमिनेटेड कोर का। अगला सवाल 70, इनमें से कौन सी मोटर में प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोधक बनाया जा सकता है? बाह्य प्रतिरोधक बनाया जा सकता है, तो याद रखेंगे सर्पी वलय प्रेरण मोटर। ठीक है, सर्पी वलय प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन 71, अभी ये देखिए आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, तो हम इसका आंसर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 71 का राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, चक्कर क्रमशः पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए 72, क्वेश्चन है स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टारिंग को कम नहीं करता है। कम नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ये जो डॉल दिया गया है DOL। नेक्स्ट सवाल देखिए 73 के आंसर। क्वेश्चन है सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में PF होता है, तो PF क्या होता है यहाँ पर? तो याद रखेंगे लैगिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? लैगिंग। अगला क्वेश्चन 74 है, एक सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम है जब। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम है जब, तो याद रखेंगे ताम्र हानियां लौह हानियां के बराबर है। ताम्र हानियां लौह हानियां के बराबर है। सवाल 75 है, प्रतिकारी कुंडलन प्रयोग होता है जब भार, तो याद रखेंगे जब भार बहुत अधिक उतार चढ़ाव, ये जो ऑप्शन डी दिया गया है, ये इसका क्या होगा? तो राइट आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन 76 है, एक दिष्ट धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो दिष्ट धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है, याद रखेंगे क्रेन और होयस्ट। ठीक है, क्रेन और होयस्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, दिष्ट धारा शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण देता है। बताइए, दिष्ट धारा शंट मोटर का क्षेत्र नियंत्रण देता है, तो याद रखेंगे स्थिर किलोवाट ड्राइव। ठीक है, स्थिर किलोवाट ड्राइव। क्वेश्चन 78 होगा, अल्टरनेटर्स में मौजूद हार्मोनिक्स किसे प्रभावित करता है? अल्टरनेटर में मौजूद हार्मोनिक्स किसे प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे ये जो ऑप्शन डी दिया गया है, कार्डिंग फैक्टर और पिच फैक्टर। ठीक है, कार्डिंग फैक्टर और पिच फैक्टर। अगला क्वेश्चन 79 है, टेप रिकॉर्डर के लिए आप किस सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? टेप रिकॉर्डर के लिए किस फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे हिस्टोरिसिस मोटर का। ठीक है, हिस्टोरिसिस मोटर का। क्वेश्चन 80 नंबर, क्वेश्चन है स्लिप रिंग एवं ब्रूश निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है वाउंड स्टोर और दूसरा पिंजरा रूपी स्टोर। तो याद रखेंगे ये पाया जाता है वाउंड स्टोर में। ठीक है, वाउंड स्टोर। क्वेश्चन 81 होगा, दिशात्मक रिले निम्न में किसके प्रवाह पर निर्भर करता है? दिशात्मक रिले निम्न में किसके प्रवाह पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा पे। ठीक है, ऊर्जा पे निर्भर करता है। क्वेश्चन 82 होगा, ड्रम टाइप आर्मेचर बाइंडिंग बैक एवं फ्रंट पिच में क्वाइल साइड के रूप में क्या होता है? क्वाइल साइड के रूप में, तो यहां पर होता है दोनों विषम। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? दोनों विषम होता है।
अगला क्वेश्चन 83 है। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ताम्र बचत के लिए भी और शीतलन बेहतर करने के लिए भी, यानी ऑप्शन डी 2 तथा 3 दोनों। क्वेश्चन 84 है। धारा बाह्य परिपथ को अल्टरनेटर के माध्यम से कैसे दी जाती है? धारा परिपथ को अल्टरनेटर के माध्यम से कैसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे कार्बन ब्रश से दिया जाता है। ठीक है, कार्बन ब्रश से। अगला क्वेश्चन 85 है। अब ये यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अत्यंत ही बेहतरीत उचित थर्मल नाभिकीय एवं जल संयंत्र जनित क्रमशः क्या होती है? तो दोनों के लिए याद रखेंगे, ये आपका क्रमशः जो आपका दिया गया है 3500, 3000 और 300। क्वेश्चन नंबर 86। आर्मेचर बाइंडिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आर्मेचर बाइंडिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसमें क्या होता है? तो याद रखेंगे जिसमें विद्युत वाहक बल मुख्य रूप से कार्यकारी फ्लक्स से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन अगला 87 है। ट्रांसफॉर्मर जोड़ा जा सकता है, तो ट्रांसफॉर्मर को किसमें जोड़ सकते हैं? तो याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, ऑप्शन सी जो दिया गया है। क्वेश्चन 88 होगा। ऊर्जा मीटर के मंद गमन का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा मीटर के मंद गमन का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे घूर्णन का अति प्रतिबाद। ठीक है, घूर्णन का अति प्रतिबाद। क्वेश्चन 89 होगा। अब यहां पर देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, आपका सोल्व करना होगा। आप लोग सोल्व करके देखेंगे। राइट आंसर ए यहां पर होगा इसका 13 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 13 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 90। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? तो याद रखेंगे परिवर्तन गुणांक पे। ठीक है, परिवर्तन गुणांक पे। क्वेश्चन 91 है। निम्न में कौन सजावटी लाइटों में अनुप्रयोग तकनीक है? सजावटी लाइटों में अनुप्रयोग तकनीक इनमें से कौन सा है? तो देखिए याद रखेंगे सजावटी लाइटिंग में होता है टेस्टिंग लैंप के साथ सॉकेट में सप्लाई की जांच। ठीक है, तो आंसर ए होगा। क्वेश्चन 92 है। निम्न में कौन से परिपथ भंजक EHT अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है? EHT अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखेंगे ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है SF6 गैस परिपथ भंजक। क्वेश्चन अगला 93 है। क्वेश्चन है ग्रीन नोब MCB किसमें प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है? किसमें प्रभावी रूप ढंग से प्रयोग किया जाता है MCB में? तो याद रखेंगे लाइटनिंग सर्किट में। कहाँ करते हैं? लाइटनिंग सर्किट में किया जाता है। क्वेश्चन 94 है। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भूसंकर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? कितने वोल्टेज के लिए? तो याद रखेंगे 660 वोल्ट से कम के लिए। ठीक है, 660 वोल्ट से कम के लिए। क्वेश्चन अगला 95 है। घरेलू उद्देश्य के निम्न में किस वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किस उद्देश्य से करते हैं? तो याद रखेंगे कॉन्ड्यूट। ठीक है, कॉन्ड्यूट इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला 96 है। एक लेबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, यह कितने
तारों से बना है। अब बताइए 7/20 लिखा हुआ है तो यह कितने तारों से बना हुआ है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, कितना होगा? तो यहाँ पे 7 होगा। अगला देखिए सवाल 97। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को कितने डिग्री बदलने के लिए किया जाता है? वायरिंग एल्बो का उपयोग तार की दिशा को कितने डिग्री बदलने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन अगला है 98। डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस से निर्मित होता है। डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस से किससे निर्मित होता है? याद रखेंगे तंतु से। ठीक है, तंतु से निर्मित होता है। क्वेश्चन अगला 99 है। जैसे 2 डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? 2 डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है तो प्रेरित वोल्टेज याद रखेंगे बढ़ेगी। अगर रफ्तार बढ़ेगी तो प्रेरित वोल्टेज भी बढ़ेगी। और सेट का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल देखिए, ये आपका कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। एक जनरेटर को मोटर के द्वारा चलाया जा रहा है और 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता 75% हो तो मोटर की औसत शक्ति क्या होगी? तो देखिए ये आपको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल का सवाल है। तो इसका आंसर जो आपका निकल के आएगा वो 5.7 आएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए ये सेट यहीं पर आपका पूरा कंप्लीट होता है और आप लोगों ने देखा बहुत ही कम समय में आपने पूरे 1 से 100 सवाल को रिवीजन कर लिया है। तो ठीक इसी प्रकार से यानी कि जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपका कोशिश करेंगे सारा सेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाए ताकि आपके एग्जाम में इनसे आपको कुछ मदद मिल सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो ये आपका कंटिन्यू रूप से एक सेट डेली आपको वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, और एग्जाम तक ये आपका बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ जुड़ेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, जुड़ने के लिए।